नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं संसद के कार्य और शक्तियाँ। संसद के कार्य और शक्तियाँ में पहला कार्य है विधायी कार्य। विधायी कार्य का अर्थ होता है कानून बनाने का कार्य। कानून किसके लिए बनता है? तो कानून देश के किसी भाग के लिए बनता है या संपूर्ण देश के लिए बनता है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो भारत में पूरे सब प्रदेशों में लागू होता है, मतलब पूरे देश में लागू होता है। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि प्रदेश विशेष के लिए होता है, जगह विशेष के लिए होता है। जैसे हम लोग के यहाँ जीएसटी कानून पूरे देश में लागू हुआ और वहीं पर धारा 370, 35 ए कानून ये केवल कश्मीर के लिए ही बना था। तो इस तरह से कई कानून ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए लागू होते हैं और कुछ कानून प्रदेश विशेष या भाग विशेष के लिए होता है। कोई भी कानून कैसे बनता है, आइए हम इसको समझते हैं। कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मंत्रियों की। मंत्रियों की, मान लीजिए हमारे देश में रेलवे से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना है, तो यहाँ रेलवे से संबंधित कोई कानून बनाना है तो रेल मंत्री उस कानून का मसौदा तैयार करेगा। मसौदा यानी प्रारूप कि रेल मंत्रालय कौन कौन से कानून बनाएगा, कौन कौन सी रेल चलाएगा, रेल का किराया बढ़ाएगा घटाएगा, जो भी कानून बनाना है वो रेल मंत्रालय में जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनके द्वारा बनाया जाएगा। कानून या विधेयक का मसौदा तैयार करने के बाद वो विधेयक जाता है संसदीय समितियों के पास। संसदीय समिति ये होता है रेल मंत्रालय में रेल मंत्री को सहयोग देने के लिए, और बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें संसदीय सचिव होता है, उप मंत्री होता है, सचिव होता है। ये विधेयक इन संसदीय समितियों के पास जाएगा। उस विधेयक पर इन समितियों में गहन विचार विमर्श होगा और इन समितियों में एक विशेष बात और रहती है कि सभी संसदीय दलों से भी इन समितियों में प्रतिनिधि होते हैं। सभी संसदीय दल मतलब संसद में जितने भी और दल के लोग होते हैं सत्ता पक्ष के अतिरिक्त, वहाँ से भी प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग होते हैं। इस कारण इन समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। इस प्रकार इन समितियों में इनकी मौजूदगी में गहन विचार विमर्श होता है। उसके बाद संसदीय समितियों में विचार होने के बाद ये विधेयक जाता है दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में यदि पहले जाता है तो वहाँ पर वाद विवाद होगा, फिर उसके बाद मतदान होगा। मतदान होने के बाद पूर्ण बहुमत से यदि वो पारित हो जाएगा तो विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर भी वाद विवाद होगा, फिर मतदान होगा और पूर्ण बहुमत से यदि वो पास हो जाता है तो फिर वो विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपना कर देते हैं तो फिर वह विधेयक कानून का रूप धारण कर पूरे देश में लागू हो जाता है। यहाँ कानून बनाने के लिए जनरली संबंधित मंत्री ही मसौदा तैयार करके विधेयक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ एक और व्यवस्था है कि संसद में कोई भी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ एक बात अड़चन आती है कि कोई भी यदि संसद का सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है तो चूँकि उस सदस्य की सरकार नहीं है, इसलिए वो विधेयक पूर्ण बहुमत से कभी भी पारित नहीं हो पाएगा और विधेयक बनने के लिए पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी जो बहुमत प्राप्त दल के संसद मंत्री के अतिरिक्त संसद के कोई भी अन्य सदस्य यहाँ पर विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए कानून बनाने का अधिकार जो पूर्ण बहुमत प्राप्त दल होता है उनके मंत्रियों को ही प्राप्त होता है। दूसरा है कार्यपालिका पर
नियंत्रण व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। सरकार यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार को चलाने के लिए मंत्री होते हैं और यही मंत्री कहलाते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल मंत्रियों का समूह होता है जहाँ पर बड़े बड़े मंत्री होते हैं, जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, ये सब मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद में इन सब मंत्रियों के उपमंत्री, संसदीय सचिव, सचिव, ये जब सब मिल करके कहलाते हैं मंत्री परिषद। जैसे रेल मंत्री है, रेल मंत्री अपने लिए उपमंत्री का उपमंत्री जो है रेल मंत्री के लिए बनाया जाता है। फिर संसदीय सचिव और सचिव, ये तीनों रेल मंत्री का सहयोग करते हैं और इनके विभागों की देखरेख कर इनके काम में हाथ बटाते हैं। तो मंत्री परिषद में ये सब शामिल होते हैं, जो बड़े मंत्री हैं वो, और साथ ही साथ उप मंत्री, संसदीय सचिव, सचिव। इस तरह मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल में जो चुनिंदा बड़े बड़े मंत्री हैं वो शामिल होते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल का आकार जो है छोटा होता है। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों को उनके सवालों का जवाब देना ही पड़ता है। यदि मंत्री गलत उत्तर देता है तो मंत्री को अपने पद से हटना भी पड़ सकता है। इसलिए मंत्री जब भी कोई संसद का सदस्य मंत्री से जब सवाल करता है तो उनके सवालों का सही जवाब देने का वो प्रयास करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि संसद सत्र के समय संसद सदस्यों के सवाल के लिए जवाब देने के लिए जो आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, ये आंकड़ा कहाँ से आता है? ये आंकड़ा ये लोग अपने संसाधन के द्वारा जुटाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री मतलब उनको मानव संसाधन विकास मंत्री भी बोलते हैं। शिक्षा मंत्री से यदि कोई संसद सदस्य कोई सवाल करता है कि पूरे देश में कितने शिक्षक हैं, कितने शिक्षकों का पद रिक्त है, स्कूल कितने हैं, कितने नए भवन हैं, कितने जर्जर हो चुके हैं, कितने स्कूल में हर प्रकार की सुविधा है, बिजली, पानी, नल, ये सब शिक्षा से संबंधित सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब मंत्री को देना ही पड़ता है और इनके जवाब देने के लिए मंत्री पहले से ही आंकड़ा जुटा करके रखता है और संसद में जब भी कार्यवाही होती है तो कोई संसद सदस्य मंत्री से जब सवाल करता है तो इन सवालों का जवाब वो वहाँ पर संबंधित जो संसद सदस्य है उसको देता है। इसी तरह से हर विभागों के लिए प्रत्येक मंत्री को अपने जवाब तैयार रखने पड़ते हैं यदि कोई संसद सदस्य उनसे सवाल करता है तो। संसद में संसद सदस्य यदि कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो कानून के विरुद्ध है, तब भी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यदि आप लोगों ने कभी लाइव प्रसारण देखा होगा दूरदर्शन में, तो वहाँ हम कई बार देखते हैं कि संसद के सदस्यों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, गाली गलौज हो जाता है, कुर्सी फेंके जाते हैं। यदि इसी काम को कोई बाहर करेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा करके कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन संसद में इन मंत्रियों को ये विशेषाधिकार होता है। इसी को हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। यदि कोई जो सांसद सदस्य हैं यदि मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए, नारा लगाते हुए, हाथापाई भी यदि कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हाँ, उनको सज़ा देने के लिए संसद के कक्ष से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकालने का काम जो वहाँ पर कमांडो रहते हैं उनको बुला करके बाहर निकलवा सकते हैं, या जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको संसद से निलंबित कर सकते हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। और यही कहलाता है संसदीय विशेषाधिकार, जो इन सांसदों को प्राप्त
होता है। यदि संसद के सदस्य सरकार के जवाब से, सरकार मतलब मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट न हो तो सरकार के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा भी सकते हैं। ये तो हो गया कार्यपालिका पर नियंत्रण व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, संसद का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य है संसद के वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में संसद में ही देश के लिए बजट प्रस्तुत होता है। बजट साल भर का लेखा जोखा, जिसमें सरकार साल भर में जो खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है। उस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों पर भी प्रस्ताव यहाँ पर होता है। संसद में बजट लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, इन्हें संसद में जब भी बजट प्रस्तुत होगा तो कोई अन्य विधेयक है पहले या तो लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा में, लेकिन बजट सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश होता है। लोकसभा में ही पेश होता है और यहाँ पर बजट को लेकर बहस होता है, वाद विवाद होता है, फिर वही मतदान दिया जाता है, पूर्ण बहुमत से पारित होकर के भी जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास, और फिर वो बजट जो है हमारे देश के लिए लागू हो जाता है। तो संसद के तीसरा कार्य में है वित्तीय कार्य। चौथा है बहस का मंच। संसद देश में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच है। संसद में विचार विमर्श जब किया जाता है, बहसबाजी किया जाता है, तो इन पर कोई अंकुश नहीं होता है। जितने भी सदस्य होते हैं, संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, इनको किसी भी विषय पर निर्भीकतापूर्वक बोलने की स्वतंत्रता होती है। इसमें संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले हर एक मुद्दे पर विश्लेषण करती है और संसदीय जो यहाँ चर्चा होती है, संसद में किसी भी विषय पर बहस होता है तो ये गोपनीय नहीं होती है। ये बहस हम चाहें तो सीधा टीवी पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम इन बहसों का विवरण सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पांचवा है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति होती है, अधिकार होता है। संविधान संशोधन के मामले पर दोनों सदन को एक समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान संशोधन क्या है? तो ऐसे कानून जो पहले बनाए जा चुके हैं और आज की स्थिति में ऐसा लगता है कि ये कानून में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तब अभी वर्तमान में जो सरकार है इन कानूनों में संशोधन कर सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि मोदी सरकार के द्वारा कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया और 3 तलाक जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाया गया। तो ये सब संविधान संशोधन विधेयक में आते हैं, खासकर 370 और 35A, जिसमें कश्मीर में जो पहले से चली आ रही कानून थी उसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया और जो कश्मीर को धारा 370 के माध्यम से विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, इसको संविधान में संशोधन करके हटाया गया। यदि संविधान में संशोधन होता है तो इस संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। छठवां है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद निर्वाचन या चुनाव से संबंधी भी कुछ कार्य करती है। वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी संसद के सदस्य भाग लेते हैं। और अंतिम है न्यायिक कार्य। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद करती है। यह राष्ट्रपति को हटा सकती है, महाभियोग ला करके उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसके पद से महाभियोग ला करके संसद हटा सकती है। ये संसद का है न्यायिक कार्य। इस तरह संसद के हम 7 कार्य पढ़ें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे
राष्ट्रपति और मंत्री परिषद। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।